तो आइए तो बच्चों फिर से जुड़ चुके हैं इस नए वीडियो में, और आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो देखते हैं इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है। तो पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उस पर आगे और जानेंगे। देखिए बच्चों, जैसे बोलते हैं प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखे होइएगा कि आप जैसे आप अनुभव कर सकते हैं इस बात को। हम जैसे मान लीजिए आप इस बोर्ड को देख पा रहे हैं, आप हमको देख पा रहे हैं, तो किसकी वजह से आप देख पा रहे हैं? हम हैं, ये मानते हैं, लेकिन आखिर किसकी वजह से आप हमको देख पा रहे हैं? तो प्रकाश की वजह से आप हमको देख पा रहे हैं, ठीक है बच्चों। अगर हम आपको जैसे कहें तो आप यदि आप हमको अगर हम ये लाइट भी बंद कर दें तो आपको नहीं दिख पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो उसी प्रकार से हम कहते हैं प्रकाश वह कारक है जिससे हमको किसी पदार्थ को देखने की अनुभूति होती है, या किसी पदार्थ को हम इसकी मदद से देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए देख लेते हैं तो प्रकाश क्या है। तो बोलेंगे प्रकाश वह कारक है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो प्रकाश के बारे में कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं, उसके बारे में जान लेते हैं पहले, ठीक है। पहला पॉइंट है, आपको बारे में पूछेगा तो बोलिएगा प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है बच्चों। विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। और आपको और कह सकता है तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग भी है, ठीक है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी है बच्चों, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात कर लें तो आप ये बात जान दे, जैसे मान लीजिए प्रकाश है तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। क्योंकि आप जैसे बाहर में खड़ा रहते हैं, बाहर में पानी रखते हैं, वो गर्म हो जाता है प्रकाश उसका पड़ने के बाद, अर्थात प्रकाश एक ऊर्जा है उसमें, और प्रकाश किसी पड़ने के बाद उसमें से मतलब ऊर्जा चल जाता है जिसकी वजह से पानी गर्म हो जाता है वो, ठीक है बच्चों। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, तो हम कह सकते हैं प्रकाश सिंपल एक ऊर्जा है या ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है। उसके बाद और हम इसके बारे में पता कर सकते हैं। तो आप जैसे मान लीजिए आप टॉर्च की बात है, टॉर्च मारिएगा, देखिएगा प्रकाश रोशनी सीधा जाता है। तो हम उसके मार्ग के बारे में अगर बताएं, कोई उनसे पूछे कि प्रकाश क्या किस प्रकार से गमन करती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, सरल रेखा में या सीधी रेखा में, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में गमन करती है बच्चों? सीधी रेखा में प्रकाश गमन करती है, ठीक है। और आपसे पूछे जैसे प्रकाश अगर लाइट में मारते हैं कोई प्रकाश, उसका वेग कितना है, या किस में सबसे अधिक वेग होता है? ठोस में अधिक होता है, द्रव में अधिक होता है, या गैस में अधिक होता है? किस में प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है? सबसे पहले तो मैं बच्चों को बताना चाहूँगा निर्वात के बारे में। निर्वात में ना ही ठोस है, ना ही द्रव है, ना ही गैस है। निर्वात एक ऐसी अवस्था है जिसमें किसी पदार्थ की कोई उपस्थिति नहीं होती है। उसमें गैस की भी, जैसे मान लीजिए पृथ्वी तक ही वायुमंडल सीमित है, पृथ्वी बाहर आप यदि जाइएगा तो वहाँ एक वैक्यूम है, मतलब कि निर्वात है वहाँ पर, उस स्थान को निर्वात कहते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम कह सकते हैं प्रकाश की जो चाल के बारे में बात करते हैं, इसकी चाल के बारे में बात करते हैं, तो सबसे अधिक चाल होती है प्रकाश की निर्वात में, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई, निर्वात में कुछ नहीं है, ना ही ठोस है, ना ही द्रव है, ना ही गैस है, कुछ भी नहीं है। इस प्रकाश रोकने वाली एक भी चीज़ नहीं है, इसलिए प्रकाश सबसे अधिक वेग निर्वात में ही होती है। निर्वात के बाद इसकी वेग होती है गैस में, ठीक है। गैस के बाद होती है द्रव में, द्रव के बाद होती है ठोस में। तो सबसे बेसी अधिक अगर बोलेगा आपको तो सबसे बेसी वेग होता है निर्वात में, या निर्वात नहीं है ऑप्शन में तो आप मार सकते हैं गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में, ठीक है। तो और निर्वात में कहेगा आपको प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो हम कह सकते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है बताओ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और जानते हैं ये प्रकाश की चाल की गणना सबसे पहले किसने किया था? तो इसके बारे में बता सकते हैं हम कि सबसे पहले जो चाल की जो गणना किए थे वो थे रोमर महोदय। कौन थे बाबू? रोमर महोदय थे। रोमर महोदय ने सबसे पहले प्रकाश की चाल की गणना करने का प्रयास किया था, और गणना किया भी था, ठीक है। और आगे देख लेते हैं इसके बारे में। और यदि आप जैसे प्रकाश के बारे में बात चल रहा है, जैसे आप अगर ध्वनि लेते हैं तो ध्वनि जस्ट प्रकाश के वेग से उल्टा है। अगर ध्वनि की चाल की अगर बात करते हैं आप बाबू, ध्वनि की चाल हम अगर बात करें तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में, उसके बाद होता है द्रव में, और उसके बाद होता है गैस में। तो सबसे अधिक जो ध्वनि की चाल होती है वो होती है ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। लेकिन प्रकाश के साथ उल्टा है, प्रकाश की सबसे अधिक चाल होती है पहले गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। देख रहे हैं इसका उल्टा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल की जस्ट विपरीत उल्टा होता है। मतलब ध्वनि ठोस में सबसे स्पीड से गमन करता है, और लेकिन प्रकाश गैस में सबसे अधिक स्पीड से गमन करती है,
ठीक है बच्चों। उसके बाद आगे देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आप जान रहे होंगे शायद कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में, ठीक है, पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है बच्चों? तो हम कह सकते हैं इसको कि लगभग 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है, ठीक है बच्चों। 8 मिनट और 16 सेकंड, इतना देर का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, ठीक है। और इसके बाद अगर आगे पढ़ते हैं तो प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्रकाश स्रोत आखिर है क्या। देखिए बच्चों, तो पहले यहाँ पढ़ लेते हैं प्रकाश स्रोत। तो आपको पूछेगा प्रकाश स्रोत क्या है, ठीक है। प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत सिंपल है, समझ आइए कि जिससे प्रकाश उत्पन्न होती है, जिस चीज़ से प्रकाश उत्पन्न होती है उसी को बोलते हैं प्रकाश स्रोत। जैसे मान लीजिए कोई भी लाइट बढ़ रहा है तो लाइट से प्रकाश निकल रही है, तो हम उसको उस बल्ब को हम बोलेंगे प्रकाश स्रोत। अगर वो बल्ब जो है उस प्रकाश का स्रोत है। जैसे सूर्य दिन जो होता है, दिन में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, तो हम कह सकते हैं सूर्य एक प्रकाश का स्रोत है। हमारे घर में पहले तो, अब तो नहीं जलता है, पहले लालटेन जलता था, डिबिया जलता था, उसमें जो प्रकाश निकलती है, मोमबत्ती जलाते हैं, उसमें जो प्रकाश निकलती है, तो एक्चुअल मोमबत्ती उस प्रकाश का स्रोत है। तो जिससे प्रकाश निकलती है हम उसको प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो जिससे प्रकाश, सिंपल लिख सकते हैं हम कि जिससे प्रकाश निकलती है, ठीक है, निकलती है, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे देख लेते हैं। अब प्रकाश स्रोत भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हो सकता है कि अब जैसे प्रकाश स्रोत, जैसे हम लाइट लगाए हुए हैं यहाँ पे, तो लाइट ये क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। हम इस प्रकाश स्रोत को स्वयं बनाए हैं, जो मानव बनाए उसको बोलते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, अर्थात कृत्रिम प्रकाश स्रोत। और जो प्रकृति जो लग दिए हैं, जैसे मान लीजिए सूर्य है, तारा है, इससे जो प्रकाश उत्पन्न होती है इसको हम कहते हैं कृत्रिम प्रकाश स्रोत, सॉरी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, क्योंकि ये प्रकृति द्वारा दिया गया है। तो हम प्रकाश स्रोत को भी 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हो सकता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और एक हो सकता है 2 नंबर में मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, ठीक है बच्चों। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब जैसे आप ही लोग जरा बताइए, कृत्रिम मतलब जो भगवान लेकर अपना दिया, अपना बना नहीं सकते, उसको बनाए नहीं है। जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य के बारे में बात कर लें, सूर्य है, उसके बाद तारा है, ये सभी क्या है? ये प्रकृति द्वारा दिए गए हैं, अर्थात प्रकृति प्रदत्त प्रकाश स्रोत है, ठीक है। और उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत बहुत सारा हो जाएगा। जैसे आप लिख सकते हैं मोमबत्ती भी हो सकता है, ठीक है, मोमबत्ती हो जाएगा। उसके बाद बल्ब हो जाएगा, उसके बाद फिर से लालटेन भी हो सकता है, लालटेन भी हो सकता है। फिर उसके बाद बल्ब भी हो सकता है, डिबिया भी हो सकता है, कुछ भी अभी टी से लगा लीजिए इसमें, ठीक है। देखिए बच्चों, तो जो मानव बनाता है प्रकाश स्रोत उसको बोलते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, और जो भगवान द्वारा दिए गए हैं उसको बोलते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत हमने आपको बता ही दिया है कि जिससे प्रकाश निकलेगी उसको हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं बच्चों। जैसे आप अभी देख चुके हैं कि प्रकाश स्रोत के बारे में जान गए, और जानते हैं आप पूरे पृथ्वी का सबसे अधिक जो प्रकाश का स्रोत है वो कौन है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, वो सूर्य है। मतलब पृथ्वी का सबसे अधिक जो प्रकाश स्रोत है वो होता है, वो सूर्य से आता है। किससे आता है बाबू? सूर्य। सबसे अधिक पृथ्वी के लिए ऊर्जा का स्रोत बोलिए या प्रकाश का स्रोत बोलिए, सबसे अधिक क्या है बाबू? सूर्य है, ठीक है। और आप जान लीजिए कि सूर्य और पृथ्वी की जो बीच की दूरी है वो कितना किलोमीटर है बाबू? 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी बाबू कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। और आप जान लीजिए, मान लीजिए कि आप लालटेन जलाते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं या बल्ब जलाते हैं, तो एक्चुअल में उसमें तो प्रकाश होता नहीं है। तो जो भी आप किसी भी स्रोत से यदि प्रकाश उत्पन्न होती है, तो जिस स्रोत से प्रकाश उत्पन्न होती है उसमें जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। जैसे अगर आप कह दें हम यदि आपको, जैसे मान लीजिए आपको लालटेन ले लीजिए, लाल या लैंप लीजिए, लैंप उसको लैंप बोलते हैं। जैसे लैंप है, अब लैंप में जैसे बात करें, लैंप में होता है केरोसिन तेल, और केरोसिन तेल में होता है रासायनिक ऊर्जा। तो केरोसिन तेल में बोल सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा होता है, और उस रासायनिक ऊर्जा से हम लोग उसको जलाते हैं जब बत्ती को, उससे प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हम कह सकते हैं उसमें कि उसमें से रासायनिक जो ऊर्जा है, उस रासायनिक ऊर्जा का किस में रूपांतरण होता है बाबू? प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा में। जैसे यदि मान लीजिए बिजली का बल्ब ले सकते हैं आप। जैसे
क्या यदि आपके पास बल्ब है तो बिजली के बल्ब में अभी यदि बात करें तो बिजली के बल्ब क्या है, उसमें विद्युत ऊर्जा है, ठीक है, उसमें से विद्युत ऊर्जा है। तो उस विद्युत ऊर्जा से अब वो विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाता है, प्रकाश ऊर्जा में। तो हम विद्युत ऊर्जा को उसमें जो विद्युत बल्ब होता है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है बच्चों, ठीक है। और अब आगे देख लेते हैं, जैसे आप लोग इसके बाद अगला टॉपिक हम चलते हैं। अब उसके बाद अगला टॉपिक है प्रदीप्त पदार्थ, या इसको बोल सकते हैं प्रदीप्तमान पदार्थ। और मैं आपको बता देना चाहूँगा बच्चों कि ये बहुत ही कम समय में आपको संपूर्ण तैयारी करवा देंगे पूरे साइंस का। इसलिए मुश्किल से एक चैप्टर में आपको 2-3 वीडियो लेक्चर देखने को मिलेंगे, हाइस्ट होगा 3 को, आप उसको देख लीजिए। और वो भी बहुत ही कम समय का प्रयास हम करेंगे 30 मिनट से कम का ही वीडियो बनाए, ठीक है। और आप देख लेते हैं यदि 2 घंटा यदि एक चैप्टर के पीछे आप दे देते हैं तो दावे के साथ मैं कह सकता हूँ आपको कि बिहार बोर्ड से साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर छूट जाएगा तो हमको फिर आप बोलिएगा, ठीक है। और अभी ये सीरीज चल रहा है, फिर उसके बाद लाएंगे टॉपर सीरीज लाएंगे, टॉपर सीरीज में VVI क्वेश्चंस करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे बच्चों, बस हमारे साथ आप जुड़े रहिए केवल। तो ये अगला टॉपिक बात कर लेते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है प्रदीप्त पदार्थ। प्रदीप्त पदार्थ, प्रदीप्त पदार्थ, प्रदीप्त पदार्थ का मतलब ये हुआ जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता हो उसको हम बोलेंगे प्रदीप्त पदार्थ। जैसे आप बोल सकते हैं, अभी तुरंत बात हुआ इसके बारे में, जैसे मोमबत्ती बात कर लेते हैं। मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है, सूर्य हो गया, फिर उसके बाद ले सकते हैं लैंप, ले सकते हैं लैंप हो गया, तारा हो गया। मतलब जो भी पदार्थ स्वयं से ऊर्जा उत्पन्न करता है अर्थात स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करता है उसे हम बोलते हैं प्रदीप्त पदार्थ या प्रदीप्तमान पदार्थ कहते हैं। प्रदीप्त मतलब जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसको प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं, ठीक है। और एक होता है अप्रदीप्त पदार्थ, अप्रदीप्त पदार्थ, ये होता है अप्रदीप्त पदार्थ। तो अप्रदीप्त पदार्थ में क्या होता है, प्रदीप्त पदार्थ मतलब क्या, जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं प्रदीप्त पदार्थ। होता है अप्रदीप्त पदार्थ जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसको बोलते हैं अप्रदीप्त पदार्थ। लेकिन हाँ दूसरे के प्रकाश से वो दिखता है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करेगा उसको बोलेंगे प्रदीप्त पदार्थ। लेकिन जो स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करेगा दूसरे से के प्रकाश से दिखेगा उसको बोलते हैं अप्रदीप्त पदार्थ। जैसे आप ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कुर्सी ले लेते हैं, कुर्सी में स्वयं अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। उससे जैसे बात कर लेते हैं टेबल ले लेते हैं, अब आप लोग जरा बताइए बच्चों की चंद्रमा क्या है, जो चंद्रमा रात में देखते हो क्या स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करता है या स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है वो। तो आप लोग से जानते हुए चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकीला दिखाई देता है हमको, इसलिए चंद्रमा प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकता है, इसलिए हम चंद्रमा को भी हम अप्रदीप्त पदार्थ में ही रखेंगे। अप्रदीप्त पदार्थ में भी चंद्रमा को भी अप्रदीप्त पदार्थ में ही रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। और बहुत सारा भी हो सकता है, ETC लगा लीजिए इत्यादि, ठीक है। जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करेगा उसको अप्रदीप्त पदार्थ कहेंगे, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं किरण के बारे में, आखिर किरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो किरण के बारे में बात कर लेते हैं। किरण जैसे अगर कोई प्रकाश है, अगर सीधी रेखा में ट्रेवल कर रहा है, सरल रेखा में अगर गमन कर रहा है तो उसको किरण कहेंगे। और कोई प्रकाश है, अगर प्रकाश का सरल रेखा में गमन, प्रकाश का सरल रेखा में गमन, किरण कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू, प्रकाश का सरल रेखा में जो गमन है वो क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। और जब जैसे मान लीजिए किरण का सिंबल है, ठीक है, किरण ऐसे मतलब कि प्रकाश का सिंपल सरल रेखा में, एक प्रकाश अगर सरल रेखा में जाएगा सिंपल उसको बोलते हैं किरण, ठीक है। और मान लीजिए बहुत सारा किरण मिल जाएगा तो उसको किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। तो किरण पुंज आपको पूछा जाएगा कि किरण पुंज किसे कहते हैं, तो बोलिए किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह क्या बोलते हैं बाबू, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम किरणों के समूह, तो किरणों के समूह को हम क्या बोलते हैं बाबू, किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा किरण पुंज किसे कहते हैं, तो बोलना है किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो वही आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद जैसे किरण पुंज हो गया, अब किरण पुंज भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, किरण का समूह भी बहुत सारा प्रकार का होता है। एक सीधा जो होगा जो समांतर जाएगा किरण उसको समांतर किरण पुंज कहा देंगे। एक ऐसा भी किरण होगा जैसे रेजर लाइट आप मारते हैं समांतर प्रकाश जाता है उसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज। एक जैसे आप मानिए टॉर्च मारते हैं तो टॉर्च यहाँ पर उसका लोल बहुत छोटा होता है लेकिन प्रकाश जब निकलता है तो फैलते हुए निकलता है, अर्थात वो एक बिंदु से फैल रहा है प्रकाश, उस किरण पुंज का अलग नाम होता है।
और एक प्रकाश जैसे मान लीजिए कभी आप अवतल दर्पण वाला जो होता है बर्तन, जैसे सूर्य के प्रकाश में भोजन पकाते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत बड़ा सा एक दर्पण होता है और सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है और फोकसित होकर एक स्थान पर जाकर मिलता है वो, ठीक है। तो मतलब वो भी एक किरण पुंज का प्रकार ही है। तो आइए सबके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए बच्चों, तो पहला, उसके बाद आप बात कर लीजिएगा, तो अगला में हो जाएगा आपका किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। कौन कौन सा होता है आगे देखते हैं। देखिए 3 प्रकार के होते हैं, तो तीनों प्रकार में देखिएगा। तो पहला होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी पहला नंबर हो जाएगा, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका 2 नंबर में अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज हो जाएगा। उसके बाद एक होता है समांतर किरण पुंज, ठीक है। तो यहाँ पर हम समांतर किरण पुंज जगह तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। 3 नंबर हो जाएगा यहाँ पर समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस तीनों के बारे में बढ़िया चर्चा कर रहे हैं। देखिए तो आप अगर बात करते हैं अपसारी किरण पुंज की, तो अपसारी किरण पुंज हम उस किरण पुंज को कहते हैं कि जो किरण एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, उसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। जैसे मान लीजिए आप जैसे टॉर्च मारते हैं, टॉर्च, तो टॉर्च में क्या यहाँ से निकलता है प्रकाश और उस बिंदु से फैलना शुरू करता है, फैलता है। या बल्ब लीजिए, बल्ब आप जलाइएगा तो उसका प्रकाश फैलेगा, तो जो एक बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत होगा उसको हम कहते हैं कौन, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। जैसे आप मान लेते हैं ये बिंदु था, इस बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है। इसे मतलब ये यहाँ से निकला और चारों बगल में फैल गया, एक बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत होगा उसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज, ठीक है बच्चों। अभिसारी जस्ट इसके विपरीत में होता है, इसका उल्टा अपसारी हो जाएगा, अभिसारी। तो अभिसारी में क्या होता है, अपसारी में हो रहा था एक बिंदु से फैल रहा था उसको अपसारी कह रहे थे, लेकिन अभिसारी आपको कहेगा, अभिसारी में क्या होगा, जो एक बिंदु पर मिल रहा होगा। तो वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है इसको से, अब ऐसे उधर से आ रहा है, एक बिंदु पर मिल रहा है इसे, ऐसे ऐसे ये एक बिंदु से फैल रहा है तो इसको बोलेंगे अभिसारी किरण, अपसारी किरण पुंज। एक बिंदु से फैलेगा तो बोलेंगे अपसारी किरण पुंज, और एक बिंदु पर मिलेगा तो अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी मतलब अभी ये तुरंत मिला है, इसका याद करने का तरीका है। अभिसारी जब भी आपको बोलेगा अभी ये तुरंत मिला है, मतलब एक बिंदु पर अभी तुरंत मिलवे किया है। अपसारी मतलब फैला है, अप मतलब फैलना, अभिसारी मतलब मिलना, ठीक है। अब देखिए उसके बाद समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज हम कहते हैं वो किरणों का समूह क्या होगा, समांतर होगा। जैसे ऐसे मान लीजिए ये समांतर किरण पुंज, नहीं फैलेगा नहीं सिकुड़ेगा, नहीं सिकुड़ेगा नहीं फैलेगा, इसको बोलते हैं समांतर। जैसे हमारे रेजर लाइट जब मारिएगा ना तो बहुत दूर तक जाएगा, नहीं फैलेगा नहीं सिकुड़ेगा, सिंपल उसी से सीधा चल जाएगा, तो उसी को हम बोलते हैं समांतर किरण पुंज। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके आगे अगला टॉपिक बात कर लेते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है, अब पदार्थ के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों कि पदार्थ में पारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है, क्या होता है नहीं होता है, इसके बारे में बात करते हैं आगे। देखिए तो पदार्थ भी 3 टाइप के होते हैं कि जैसे पहला नंबर आपको बात कर सकते हैं पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ, ठीक है, पारदर्शी पदार्थ। अगर पारदर्शी पदार्थ के बारे में यदि आप बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा पदार्थ 3 टाइप के होते हैं, पहले लिख ही देते हैं हम। जैसे 2 नंबर में हो जाएगा अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ। उसके बाद होता है बच्चों 3 नंबर में पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, ठीक है। अब देखिए बच्चों कि पारदर्शी पदार्थ में क्या होता है कि जैसे आप देखें कभी कांच को देखे होइएगा, कांच है, वायु है, उसके बाद आप पन्नी को देखे होइएगा, वो क्या है, आप उसमें से लाइट जब मारिएगा ना तो लाइट उससे बाहर निकल जाता है। जैसे बल्ब में ऊपर में जो लगा होता है उसका शीशा, अब आप सपोज कीजिए अगर उस शीशा अगर जो पारदर्शी ना हो तो क्या प्रकाश बाहर निकल पाएगा, तो अंदर में जो प्रकाश बढ़ता है वो प्रकाश बाहर निकलता है उस शीशा के माध्यम से, अर्थात उस शीशा से प्रकाश पूर्ण रूप से पार हो चुका है, उसको उस शीशा को बोल देंगे पारदर्शी पदार्थ। अर्थात जिस पदार्थ से होकर के प्रकाश आर पार निकल जाती है। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको अगर पदार्थ मान लीजिए मान लेते हैं ऐसे, तो अगर हम यहाँ से अगर कोई लाइट मारते हैं, यहाँ से अगर कोई लाइट अगर मारते हैं तो इसका क्या होगा, ये प्रकाश आर पार निकल जाएगी, ये प्रकाश आर पार निकल जाएगी, इसको बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ, ठीक है बच्चों। और जैसे पारदर्शी पदार्थ में आप ले सकते हैं, जैसे कांच भी ले सकते हैं, आप कांच ले सकते हैं, शीशा भी ले सकते हैं आप, ठीक है, शीशा ले सकते हैं, उसका पन्नी पॉलीथीन उजला वाला पन्नी भी ले सकते हैं आप, ठीक है।
ये सभी जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार निकल जाते हैं उसको पारदर्शी पदार्थ कह सकते हैं। उसके बाद अपारदर्शी पदार्थ मतलब बिल्कुल इससे विपरीत, पूरा विपरीत इससे। पारदर्शी में तो आर पार हो रहा था, लेकिन अपारदर्शी में बिल्कुल नहीं पार पार होगा। मतलब कि जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, अब जैसे मान लीजिए बोर्ड है, क्या बोर्ड पर अभी प्रकाश पड़ रहा है? क्या बोर्ड से प्रकाश आर पार घुस को वो कहता जा रहा होगा रूम में? नहीं जा रहा होगा। अर्थात प्रकाश को पूर्ण रूप से ब्लॉक कर दिया, रोक दिया है। अर्थात जिससे होकर प्रकाश तनिक भी बाहर नहीं जाए, अर्थात तनिक भी मतलब प्रकाश बाहरेंगे और तनिक भी प्रकाश बाहर नहीं जाएगा, उसको बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ। जैसे मान लीजिए इसका डायग्राम पढ़ेंगे तो इससे पढ़ सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए है, ऐसे मान लीजिए का पदार्थ है, ठीक है, और यहाँ से यदि हम प्रकाश इस पर देते हैं तो प्रकाश बिल्कुल भी आर पार नहीं हो सकता है, बिल्कुल आर पार नहीं होगा। इसको बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ बहुत सारा है, जैसे कुर्सी ले लीजिए आप, ठीक है, बेंच ले लीजिए, टेबल ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए आप, बहुत सारा ITC लगा दी इत्यादि, ठीक है। तो बच्चों ये सब है अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं बालक पारदर्शी पदार्थ पर। किस बाबू? पारदर्शी पदार्थ पर बात कर लेते हैं कि सॉरी पारभासी पदार्थ। देखिए पारभासी पदार्थ एक ऐसे, ये पारदर्शी मतलब कि जो पूर्ण रूप से प्रकाश आर पार हो जाए, अपारदर्शी मतलब कि आर पार नहीं होगा, अपारभासी मतलब तनी तनी होगा करेगा, तनी तनी नहीं होगा, मतलब कुछ प्रकाश का कुछ अंश बाहर जाएगा, कुछ अंश नहीं जा पाएगा बाहर, उसको बोलते हैं पारभासी पदार्थ। और पारभासी पदार्थ की यदि बात जैसे मान लीजिए है ऐसे, अगर मान लीजिए इससे होकर यदि हम प्रकाश को देते हैं तो क्या होता है, इसमें से कुछ भाग बाहर निकलता है, समझे, और पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकल पाता है, इसको बोलते हैं पारभासी पदार्थ। और पारभासी पदार्थ बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं तेल लगा हुआ कागज, ठीक है, तेल लगा हुआ कागज। उसके बाद हो सकता है यहाँ से घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें तो कुहासा भी हो सकता है। कुहासा में भी अब देखिए, कुहासा में भी आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा, धुंधला आदमी आएगा जरूर, आपको दिखेगा वहाँ से आदमी आ रहा है, लेकिन वो दिख नहीं पाएगा कौन है, लेकिन पास आएगा तब दिखेगा। अर्थात कुहासा भी हो सकता है। कुहासा भी पारभासी पदार्थ के अंतर्गत आ सकता है। जैसे घना धुआं ले लीजिए, घना धुआं, जैसे धुआं कोई भी चीज़ जलाते हैं तो धुआं जो बचता है, तो घना धुआं जो होगा, ठीक है, घना धुआं भी क्या है, पारभासी पदार्थ हो सकता है, ठीक है। तो बादल भी मतलब बहुत सारा पारदर्शी पदार्थ है, ठीक है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो इसे पारदर्शी पदार्थ हो गया। तो पारभासी पदार्थ है। तो पारदर्शी पदार्थ मतलब क्या, जिससे होकर आर पार कर सके पूर्ण रूप से प्रकाश, उसको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिससे होकर प्रकाश तनिक भी पार नहीं करेगा उसको बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ। और जिससे होकर प्रकाश का अंशतः मतलब थोड़ा थोड़ा पास भी करेगा, थोड़ा थोड़ा नहीं भी करेगा, उसको बोलेंगे पारभासी पदार्थ। तो यह बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो मैं इसके बाद बस जस्ट अगला टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ आपको, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब होता है, जैसे आप कहीं प्रकाश किसी बिंदु पर बार रहे हैं, जैसे मान लीजिए प्रकाश, जैसे मान लीजिए क्या है, एक बिंदु है, ठीक है, और ये छोटा सा एक बिंदु है, यदि उस पर अगर प्रकाश की रोशनी गई, जैसे मान लीजिए प्रकाश की रोशनी है, यहाँ से हम प्रकाश की रोशनी डाल रहे हैं, प्रकाश गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश जो है इसमें प्रकाश जो बिंदु होता है कुछ प्रकाश के ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और कुछ देर के बाद फिर इसी ऊर्जा को छोड़ देता है बाहर, तो आपको चमकता हुआ दिखाई देगा वो, जैसे इसे कुछ प्रकाश को बाहर छोड़ देगा इसे कुछ देर के बाद, जैसे प्रकाश ऊपर देंगे और कुछ देर कुछ उसमें से अवशोषित कर लेगा, कुछ छोड़ देगा वो, और कुछ देर के बाद वही प्रकाश में निकालेगा, आपको दिखाई देगा कि पदार्थ चमक रहा है। जैसे आप लोग देखे होइएगा, जैसे जिस समय गर्मी होता है और आजकल तो वैसे नहीं होता है, जैसे घर में यदि खिड़की से होकर के यदि आपको प्रकाश अगर आ रही है तो वहाँ पर आपको धूल कण उड़ता हुआ चमकता हुआ दिखाई देगा, मतलब वहाँ पर वास्तव में प्रकाश का प्रकीर्णन का प्रभाव हो रहा है, क्योंकि प्रकाश पर जो किरण पड़ रहा है वो चमक रहा है, तो उसी को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आएगा। यदि आप चाहते हैं कि हमको ये सब का बनाया हुआ नोट्स मिल जाए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे इसका संपूर्ण नोट्स अवेलेबल है। जो चैप्टर पढ़ाएंगे वो चैप्टर का हम डाल दिया करेंगे वहाँ पे, ठीक है, और आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको बनाया हुआ नोट्स मिल जाएगा। तो आइए बच्चों इसके आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो इसको मिटा रहे हैं, फिर उसके बाद हम अगला टॉपिक को यहीं पे पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों अब आगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन में यदि हम पढ़ें
तो प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन मतलब वह टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना। जैसे हम किसी प्रकाश का परावर्तन की बात करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम प्रकाश बारे हैं लाइट, और यहाँ से टकराकर उसी माध्यम में अगर लौट जाएगा उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो अब लिख सकते हैं जनरली कि प्रकाश का टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना क्या बोलते हैं बाबू, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे यहाँ पर अगर मान लेते हैं ये अपने पास दर्पण है, ठीक है, ये समतल दर्पण है, ठीक है, और इससे मान लीजिए यहाँ पे एक प्रकाश आ रही है ऐसे, जो टकराने के बाद ऐसे गुजरती है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ से टकराई और ये दर्पण है, दर्पण, ठीक है, दर्पण है ये, और ये प्रकाश यहाँ से टकराया है और यहाँ वापस चल गया है, ठीक है। तो आप ध्यान सुनिएगा, अब इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हैं कि दर्पण है ये, और दर्पण पर आने वाली किरण को टकराने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण कौन सा किरण कहते हैं बाबू, आपतित किरण कहते हैं। टकराकर वापस लौटने वाली किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। टकरा कर वापस लौटने वाली किरण क्या बोलते हैं बाबू, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है बच्चों। और जहाँ पर आपतित किरण टकराया है हम इसको जहाँ पर आपतित किरण टकराया है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं उसको बाबू, आपतन बिंदु कहा जाता है इसको, ठीक है, आपतन बिंदु कहा जाता है, ठीक। इसको ओ से सूचित करते हैं, आपतन बिंदु के सूचित करते हैं बाबू, ओ से सूचित करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आपतन बिंदु पर जो डाले गए, मतलब आपतन बिंदु पर जो लंब खींचेंगे सीधे ऊपर, आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा जाएगा ऊपर सीधे लंबवत खींचेंगे एक रेखा, इसको आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा गया इसको एन बोलते हैं, एन से डिनोट करते हैं, और इसको अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इसको अभिलंब कहा जाता है, ठीक है। तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आप परिभाषा बोल सकते हैं, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। दर्पण से टकराने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। और आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब होता है हम इसको क्या बोलते हैं बाबू, अभिलंब कहते हैं। तो आगे देखते हैं। इसके बाद अब आप देख लीजिए, जैसे ये आपतित किरण है, ये कौन सा आपतित किरण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच देखिए कोण बन रहा है, हम इस कोण कहते हैं आपतन कोण। जैसे आपतित किरण था और अभिलंब था तो आपतन कोण कहेंगे। अब परावर्तित किरण और अभिलंब रहेगा तो परावर्तन कोण कहेंगे। इसको देख लेते हैं। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा कौन था, इसको बोलेंगे आपतन कोण, आपतन, इसको बोलेंगे आपतन कोण, ठीक है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनेगा कौन, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है बच्चों। और आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं, परावर्तन कोण को कोण आर से डिनोट करते हैं, कोण आर, ठीक है बच्चों। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश का आकर किसी माध्यम टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण, टकराकर वापस लौटने वाली किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर आपतित होती है हम उसको बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। और आपतन बिंदु पर जो लंब डाला गया इसको हम अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। फिर उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। जैसे अगर कोई किसी किरण को हम अगर लंबवत आपतित करते हैं तो लंबवत ही परावर्तित हो जाएगा, लंबवत यदि आपतित करते हैं तो लंबवत ही परावर्तित हो जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम यदि बात करते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं बाबू, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, और दोनों कौन से हैं देख लेते हैं। पहला नंबर में आपतित किरण परावर्तित किरण में। अब देखिए जैसे आपतित किरण हो गया, ठीक है, आपतित किरण तो बोल सकते हैं आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप कह सकते हैं उसका भाषा के अनुसार कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल। जैसे मान लीजिए आपतित किरण हुआ, ये परावर्तित किरण हुआ, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में है, मतलब तीनों का तल क्या बाबू सेम है।
ये किसी भी परावर्तित किरण हो, किसी भी कहीं भी परावर्तन हो रहा होगा तो यानी पक्का सब पर लागू होगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होना जरूरी है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कोण आई बराबर कोण आर, अर्थात आपतन कोण जो है, जैसे मान लीजिए ये वाला कोण, अगर ये वाला कोण अगर 30 डिग्री होता है तो ये कोण भी कितना डिग्री होगा बाबू? 30 डिग्री होगा। और इस कोण का मान लेते हैं 60 डिग्री होगा, इस कोण का भी मान कितना होगा बाबू? 60 डिग्री का होगा। तो ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। फिर देख लीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हुआ कि प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं और इसके नियम को लिखिए। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। पहला नियम कौन सा था? आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों समान होते हैं किसी भी कंडीशन में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो यदि आपको समझ में आया है तो इसका अगला सीरीज आपके सामने आने वाला है, ठीक है। तो इसको निश्चित रूप से देखें और फिर इसके बाद अगला वाला वीडियो को निश्चित रूप से देख लें। 2 से 3 वीडियो में इस चैप्टर को मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है बच्चों। इसी इतना ही लेंथ का वीडियो होगा। और यदि आप चाहते हैं इसका नोट्स लें, संपूर्ण लिखा हुआ मिले, तो या तो व्हाट्सएप नंबर पर मेरे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप नोट्स को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं अच्छे से। 1 भी रुपया चार्ज नहीं है इसका, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप पढ़िए और अच्छे नंबर लाइए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।